जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगी। देखो यहाँ पे पहले तो वो मेरे सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे राजपूत भाई ने कहा था मुझसे कि सर हम भी लाइक कर दिए और आपका लाइक भी बहुत हो गया 2.4 के, अब आप जाकर फ़ोन ले लीजिएगा। तो मैंने इन्हें रिप्लाई भी किया था 1 महीने पहले, वन मंथ पहले। थैंक यू भाई राजपूत। और देखो आज इन्हें मैंने फिर से कमेंट करा है कि कैसे हो भाई, मैंने फ़ोन ले लिया है। तो मुझे भी चिंता रहती है, मुझे पता है कि मेरे सभी दोस्त मुझे कमेंट करते हैं और मेरी चिंता भी करते हैं। तो यहाँ पे अजय कुमार भैया देखो सर साइंस एंड कंप्यूटर के भी ऐड कीजिए इसमें, तो ठीक है बिल्कुल नेक्स्ट क्लास से आपको मिलेंगे। निखिल भैया कह रहे हैं पीडीएफ मिलेगा, भैया आपको कमेंट में मैंने लिंक शेयर कर दिया होगा। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपको लिंक मिल जाएगा। अगर किसी ने मुझे कमेंट किया है तो मैंने उसे रिप्लाई ज़रूर किया होगा, आप जाके एक बार चेक कर लेना। और यहाँ पे आनंद सिंह थैंक्स सर, तरुण भैया और वजन और ये पूर्मा देवी और आशीष कुमार, तो मेरे सभी भाई बहन संतोष सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस बार 100% सिलेक्ट हो जाएं। और अगर किसी को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये देखो ये रहा स्कैनर, इससे आप क्या करेंगे स्कैन कर लेना इस QR कोड को और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। तो चलते हैं दोस्त अपने क्लास की तरफ। उससे पहले देखो यहाँ पे कितना अच्छा लिखा हुआ है कि समय का खेल है जिसका आ गया वो छा गया। बिल्कुल सत्य है यार, कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन हाँ ये चीज़ तो है कि मेहनत करोगे समय तभी आएगा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो नहीं आएगा। देखो यहाँ पे दिया गया है जुलाई 2025 तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो ये आपका रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है और आपके लिए मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सही जवाब, तो वो होगा आपका आइजोल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो रेलवे से संबंधित है, रेलवे का एग्जाम है और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे दिया है बालकों के संरक्षण हेतु अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। तो बालकों के संरक्षण हेतु अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है वो प्रस्तावना मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य में, तो ये है आपके मौलिक अधिकार में। और आपको पता होगा शायद 66वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। 11वां हमारा क्या कहते हैं मौलिक अधिकार था, 11वां मौलिक अधिकार था और ये 2002 में जोड़ा गया था ना दोस्त, 2002 में जोड़ा गया था। तो याद रखना 10 तो जो हैं वो तो थे ही, ये 11वां जो जोड़ा गया था ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भाग में पहुंचाता है। तो पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भाग में पहुंचाता है। याद हो आपको 10वीं की क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो जाइलम और फ्लोएम हमें लोगों को पढ़ाया गया था, याद है ना। तो याद रखना इसे कैसे मैंने याद करा था, उसी टाइम याद करा था कि जल जो है वो जाइलम और फल मतलब खाना फ्लोएम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा फ्लोएम आपका सही जवाब। तो ग्रीन यहाँ पे राइटिंग जो पेन है अच्छा लग रहा है ना देखने में, तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही जवाब फ्लोएम। और देखो जल जो है वो पहुँचता है जाइलम विधि के द्वारा, तो इसको देखो जा से याद करा था, जा से मैंने जा याद रखा और फा से फल मतलब कि फ्लोएम, तो फा से फ्लोएम याद रखेंगे। तो ये आपको देखो यहाँ पे दोनों बहुत ही इजी तरीके से मैंने बता दिए और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखो यहाँ पे दिया है दोस्त कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य बल था वो किस क्षेत्र पर था। तो ये देखो आपकी पहले तो ये आपको पता होना चाहिए 1951 से 1956 तक चली थी, और सॉरी 96 लिख रहा हूँ, माफ़ी चाहते हैं। देखो 56 तक चली थी पहली चीज़। दूसरा याद रखना ये ज़्यादातर पूछी जाती है, प्रथम पंचवर्षीय थी और ये कृषि से संबंधित थी। सबसे ज़्यादा जो बल है वो कृषि पर दिया गया था। द्वितीय में आपका जो उद्योग हैं वो आ गए थे। और ये देखो ये गरीबी हटाओ देश बचाओ, ये भी एक नारा दिया गया था। ये कौन सी पंचवर्षीय के योजना के तहत दिया गया था, किस टाइम, अगर आपको पता हो तो याद शायद होगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ।
तो बिल्कुल सही है। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैंने बोल दिया, कमेंट बॉक्स चेक कर लेना। अगर मुझे कमेंट में किसी ने पीडीएफ के लिए बोला होगा तो मैंने रिप्लाई में लिंक शेयर किया होगा, आप भी वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल फ्री में जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं और जो होंगी सभी का पीडीएफ आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा यार। और देखो यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हाल का नाम क्या रखा गया है। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हाल का नाम क्या रखा गया है भाई। देखो इम्पोर्टेंट है आपका, ये आपको करंट के क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। गणतंत्र मंडप, गणतंत्र मंडप ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा में बालियाँ की संख्या है, नहीं यहाँ पे बोलियों की संख्या होगी, ठीक है। यहाँ पे एरर है, यहाँ पे होना चाहिए बोलियों की संख्या है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। और ऐसे जैसे ही हम यहाँ पे 22 देखते हैं हम टिक कर देते हैं, लेकिन दोस्त गलत हो जाता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि भैया क्या बता रहे हैं, तो मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। बोलियों की संख्या 18 है, ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन अगर 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की बात करें तो 22 होंगी। 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की बात करें तो 22 होगी, लेकिन अगर बोलियों की बात करेंगे हिंदी भाषा में तो 18 है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एरर रह गया हो, कोई भी दिक्कत रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे यार। और देखो मेरे बैकग्राउंड से अगर आवाज़ आ रही हो तो मैं बता दूं आपको, बहुत भयंकर तरीके से बारिश हो रही है यहाँ पे, और गर्मी भी बहुत तेज़ थी। अब बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मुझे लगा कि साथ में बारिश हो रही है और हम लोग अगर शांति से बैठ के पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फालतू यहाँ पे डिस्टर्बेशन नहीं होगा। देखो यहाँ पे दिया है, काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी। देखो काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी, और इसका नाम नया जो बदल दिया गया है नाम, वो क्या है आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो प्रश्न का जवाब करेंगे, तो याद रखना यहाँ पे आपका सही जवाब 9 अगस्त 1925 हो जाएगा। 9 अगस्त 1925 ऑप्शन ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। अब इसका जो नाम है वो याद रखना, काकोरी ट्रेन एक्शन है। क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन। और हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ये दे दिया जाए काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम क्या है, ठीक है, क्या नया नाम रखा गया है, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना काकोरी ट्रेन एक्शन। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, 1857 के विद्रोह के से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। तो 1800 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। तो याद रखना ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और देखो ऑप्शन में यहाँ पे मेरठ दिया तो मैंने मेरठ लगाया। अगर आपको अवध या बुंदेलखंड मिल जाए, अगर आपको अवध या बुंदेलखंड लिखा हुआ मिल जाए, अब मेरठ ना मिले, तो इन दोनों में से आप लगा देना, आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा, ठीक है। और बाद बाकी इन ऑप्शंस में से आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। और 1857 की क्रांति से 100% क्वेश्चन आएगा दोस्त, और इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवाता हूँ। इसका जो विद्रोह का नेतृत्व था वो भी पूछा जाएगा। झांसी से झांसी वाली रानी ने करा था, और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने करा था, और इलाहाबाद से लियाकत अली ने करा था, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था। तो ये सभी भी आपको याद रखने हैं यार, ठीक है, क्योंकि पूछे जाएंगे आपसे। देखो यहाँ पे दिया है, राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से था। तो राजा अकबर के दरबारी बीरबल का जो संबंध है वो किस स्थल से था, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न का जो जवाब है वो क्या होगा। तो ये घोघरा गांव में जन्म हुआ था इनका, घोघरा गांव। तो घोघरा गांव आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर पड़ता है। तो याद रखना ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश, मतलब कि एमपी में। और दूसरा मैं आपको बता दूं, इनका बीरबल का पुराना नाम भी पूछा जाता है। जो वास्तविक नाम था वो था महेश दास। क्या था? महेश दास। तो महेश दास ये भी आप याद रखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये सब नोट कर लिया होगा। महेश दास दुबे था इनका पूरा नाम, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। तो याद हो अगर आपको, तो महात्मा गांधी जी ने करा था। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं ऑप्शन ए, मोहनदास करमचंद गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। और ये मैं आपको बता दूं यहाँ से एक्स्ट्रा जो आपको पता होना चाहिए कि ये 39वां अधिवेशन था, 39वां, ठीक है। ये भी आप याद रखना। ये 26 दिसंबर 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1924 में हुआ था। तो ये भी आप देखो ध्यान रखना है यार।
और चलते हैं, देखो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका आप याद रखना बारदौली का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष ये थे, और इन्हें यहाँ पे सरदार की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था, जो कि महात्मा गांधी जी ने दी थी, और वहाँ की बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार कह के पहली बार संबोधित किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है, आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। करंट का क्वेश्चन है, और आपको मैं बता दूं जो आपका अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा है, ठीक है, पेरिस ओलंपिक चल रहा है, ये वहाँ से क्वेश्चन आपको मिला है, ऐसे समझिएगा। अब ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और दूसरा, आप देखो पेरिस ओलंपिक से 100% क्वेश्चन आपसे पेपर के अंदर, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये 2024 का नया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो आपका सही जवाब जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पे आपका सही जवाब मनु भास्कर जी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब यहाँ से कुछ इनके बारे में और भी जान लेते हैं हम। तो याद रखना, ये 10 मीटर एयर पिस्टल की टीम में इन्होंने जीता है, और ये पिस्टल मिक्स टीम। तो और इन्होंने पता है दक्षिण कोरिया को हराया है, दक्षिण कोरिया को हरा के ये हासिल किया है कांस्य पदक। तो ये भी आप याद रखना। और इनके जो इनकी जो मिक्स टीम थी उसमें इनके साथ सरबजोत और थे, कौन, सरबजोत। तो ये भी आप याद रखेंगे, सरबजोत सिंह जी और थे, वो भी आप याद रखेंगे। और फिलहाल ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, द बंगाल गैजेट कब प्रकाशित हुआ था। द बंगाल गैजेट ये पहला था ना, ये पहला था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये पता है 29 जनवरी 1780। हाँ सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। और मैं तो बिल्कुल देख भी नहीं रहा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या जवाब दे रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में याद जवाब जरूर देते जाओ। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भैया 50 में से 39 मेरे सही हुए हैं। तो सही है आपकी तैयारी यार सॉरी, सही है आपकी तैयारी, मेहनत करते रहो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बन गए थे। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे जो राइट जवाब है वो होगा जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। और मैं बता दूं, इनके प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य थे। कौन, आचार्य चाणक्य जी थे। और उनका नाम एक और याद रखना, विष्णुगुप्त, और याद रखना कौटिल्य, ठीक है, ये उन्हीं के नाम हैं। और इनकी एक रचना है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है। तो इसको भी देखो यार याद रखना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो वहाँ पर मेरी बातें आपको याद आ जाएंगी। और देखो यहाँ पे दिया है कि लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। और ये सत्य है। 2 बंदे मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, और एक लास्ट फावड़ा मारना होता है हीरे की खान में, और वो ये सोचता है कि अब बहुत हो गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, और वो वापस लौट जाता है। और दूसरा जो होता है वो अपनी खान में जैसे ही नेस्ट मारता है, उसे क्या मिलता है, हीरो का पूरा खान। तो इसे कहते हैं कि कभी भी हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि सफलता हमारा इंतजार कर रही हो, तो इसीलिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। देखो यहाँ पे दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान की थी। सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान की थी चंद्रगुप्त मौर्य की, वो किसने करी थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे जो विलियम जोन्स हैं वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी। अल्फ्रेड नोबेल से याद रखना, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट। और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। कब स्टार्ट हुआ था, 1901 में हुआ था। कब हुआ था, 1901 में हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष रहे। कितना, 21 वर्ष। और देखो ये आपको बता दूँ, ये दक्षिण अफ्रीका जब गए थे ना, तब ये थे 24 वर्ष के। ये कितने वर्ष के थे, 24 वर्ष के थे। तो ये आप याद रखेंगे। अब ये लौट के आए, यहाँ पे आप ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 4, मतलब 45 वर्ष की उम्र में ये दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे सॉरी। और पता है आपको, ये 1893 में गए थे। कब गए थे, 1893 में गए थे। और 1915 में लौट के आए थे। ये मैंने आपको बताया था, 9 जनवरी को
भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है? कल मैंने आपको बताया था और ये आप सभी को यार नोट करते हुए चलो मेरे भाई। और यहाँ पे दिया है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? तो जनगण मन जो है वो कहाँ पर गाया गया था? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कि ये हमारा राष्ट्रीय गान है या राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताओगे। जनगण मन जो है वो हमारा राष्ट्रीय गान है या गीत है? मैंने कई यहाँ पे जो आसपास मेरे दोस्त मिल जाते हैं, मैं पूछ लेता हूँ तो बता नहीं पाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा कोई दोस्त है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको ज़रूर कंफर्म करवाऊँगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये कहाँ पर पहली बार गाया गया था? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कलकत्ता, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया है असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? भाई करंट का क्वेश्चन है, असम के राज्यपाल के रूप में, नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान देने वाली है कि इन्हें शपथ किसने दिलाई? तो याद रखना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपको क्या पता है? नहीं पता है तो याद करो, विजय विश्नोई जी हैं। कौन है? विजय विश्नोई जी हैं और उन्हीं ने इन्हें शपथ दिलाई है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र जो है वो किसने शुरू किया था? पहला कौन था? मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा था? द बंगाल गजट, ठीक है। ये 29 जनवरी 1780 में स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे ये पूछ दिया है कि किसने शुरू किया था। हो सकता है कि नेक्स्ट उसमें पेपर में यही पूछ दिया जाए, भाई शिफ्ट वाइज होता है ना, तो हो सकता है कि पूछ दिया जाए। तो याद रखना जेम्स हिक्की, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं, ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं देखो 1 मिनट के लिए रुकूंगा, 17 पे नहीं रुका था। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जितने भी मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को दोस्त इस बार 100% वर्दी मिलेगी। मैं ये माँ से कामना करता हूँ और मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार जितने भी नए पुराने दोस्त जुड़े हुए हैं, आप लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे। बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो आप सभी, और आप सभी भर भर के सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, बहुत खुशी होती है मुझे, और शेयर भी खूब कर रहे हो। भाई आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट बना रहे तो बहुत जल्दी मैं आपको बोर्ड पे लाइव आके क्वेश्चनों को सॉल्व कराया करूंगा। देखो सेंट्रल आयोग का संबंध किससे था, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना शिक्षा से था। किससे? शिक्षा से था। और इसका जो गठन है वो कब हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए यार। सेंट्रल आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो 1917 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1917 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो यहाँ पे आप बताइएगा, और कब किया था ये भी आप बताइएगा। अगर पता है तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता चुके आप, मुझे पता है। और अगर जो भी दोस्त कमेंट नहीं करते हो यार, मैं नाम नहीं लेता हूँ सबका, इसलिए नहीं करते हो पता नहीं क्या। मैं देखो सबका नाम लिया करूँगा, 5 मिनट इसी पे दे दिया करूँगा, लेकिन आप कमेंट किया करो। देखो अली बंधु 2 भाई कौन कौन थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था? तो याद रखना, एक तो था मोहम्मद अली। कौन था? मोहम्मद अली था। और दूसरे कौन थे? तो दूसरे याद रखना शौकत अली थे। कौन थे? शौकत अली थे। तो ये भी आप याद रखेंगे, शौकत अली। और देखो यहाँ पे मैं बता दूँ ये स्टार्ट कब किया गया था, हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, तो याद रखना ये स्टार्ट हुआ था आपका 1919, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल, देखो यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ मैं 13 अप्रैल, मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड बता रहा हूँ। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। और इसका जो खिलाफत आंदोलन है ये भी तभी स्टार्ट हुआ था 1919 में। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। देखो यार ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और आज की क्लास मुझे लगता है कि आपके लिए वाकई में इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब 1896 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए 1909, जो कि आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अब बताइएगा क्या ये प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे? अब एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया था आज कि क्या भैया इस टाइप के प्रश्न आते हैं। दोस्त देखो
अब खुद आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जा सकता है? ऐसा है क्या? नहीं पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आपका सही जवाब क्या होगा? तो देखो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक जी, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। और ये भी याद रखना है संविधान सभा का जो गठन की जो मांग है सर्वप्रथम 1895 में की गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि साल 2025 एक मिनट साल 2025 के एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो 25 तो छोड़ो, 25 तो बताओगे ही, 27 भी बताओ, 27 में कहाँ होगा? तो देखो ये इम्पोर्टेंट पता है क्यों है? क्योंकि ये पहली चीज़ तो ये है कि ये भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट ये इसलिए है कि भारत 34 साल बाद करेगा। कितने? 34 साल बाद। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मैंने 2027 आपसे पूछा है, तो 27 आपका बांग्लादेश हो जाएगा। कौन करेगा 27 में? बांग्लादेश करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप क्वेश्चन का, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मुझे लगता है आज मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। पूरे 25 हुए हैं, इतना ही और समय मेरे साथ दे दो, पूरे 50 देख लो यार। क्लास आप लोग नहीं देख रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तभी मेरा मन नहीं करता है डेली क्लास अपलोड करने का। मैं सच्चाई आपको बता दूं, आप लोग यार रोज़ देखो, मैं रोज़ क्लास आपको देता रहूँगा, लेकिन क्लास पूरा देखा करो यार। तो यहाँ पे दिया है प्रसिद्ध भगवान नटराज की का मंदिर स्थित है। तो भगवान नटराज का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो मैं कह रहा हूँ ये है हमारा कहाँ पर? तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु मतलब कि चिंदवरम ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और यहाँ पे पता है ये भगवान नटराज का जो मंदिर है, यहाँ पे एक वो है, क्या कहते हैं, शिल्प कला कौन सी दर्शाई गई है बताओ? पता है क्या? एसआई की तैयारी कर रहे हो तो फिर यार बताओ यार, देखो मज़ा नहीं आता है यार, मैं ही बताता रहूँगा, आप भी बताइए। देखो भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। तो ये आप याद रखना क्या, कि मंदिर में भरतनाट्यम शिल्प कला है, दर्शाई गई है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती हैं किस गुफा में है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे सही जवाब? ये आरपीएफ में आरपीएफ कह रहा हूँ, आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना एलिफेंटा की गुफा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। लाख वृक्ष के नाम से कौन जाना जाता था लाख वृक्ष के नाम से? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे अपना सही जवाब? तो याद रखना वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसने पता है आपको कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया था, जो कि पूरा नहीं करवा पाया था। फिर पूरा कार्य किसने कराया था? किसका? कुतुब मीनार का। तो आप क्या बताएंगे? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया गुंडों में फंस गई थी ना, तो ये थी इल्तुतमिश की पुत्री। किसकी थी? इल्तुतमिश की पुत्री। ऐसे याद रखोगे ना। कुतुब मीनार कहाँ है भैया? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आप कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद आ गई, ये गुलाम वंश का संस्थापक था, ये गुलाम वंश का संस्थापक था। तो ये देखो, इसको भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और पेन को कर लेते हैं अब वाइट कलर। देखो यहाँ पे दिया है अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? भाई देखो ये आज आपको मुझे बोला था ना भैया, इतिहास से भी क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे भाई। आप लोग बस बोलिए, कंप्यूटर बोला है, कंप्यूटर से भी मिलेंगे, और भी आप जो जो टॉपिक बताएंगे हर जगह से आपको मिलते रहेंगे। तो अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो होगा महमूद गजनबी। महमूद गजनबी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और आपको साइंस से भी क्वेश्चन चाहिए तो कल की क्लास से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फलों की डालियाँ किस प्रदेश का उपनाम है? फलों की डालियाँ लगाओ दिमाग। क्या जवाब आपने कर दिया है? कुछ लोगों ने सही जवाब किया है। क्या? हिमाचल प्रदेश। क्या सही जवाब किया है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। और देखो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं इन्हें बोलते हैं ब्लू माउंटेन्स।
नीली पहाड़ियाँ, ब्लू माउंटेन्स, तो नीली पहाड़ियाँ इसको भी याद रखना, ठीक है। नीली पहाड़ियाँ। उत्तराखंड में कौन है? फूल की घाटी, फूल की घाटी तो कहाँ पर है फूलों की घाटी? उत्तराखंड में। देखो यहाँ दिया है प्रारंभ से अंत तक, अंत से अनंत तक सब शिव है, सब मेरे भोलेनाथ हैं और मेरे भोलेनाथ मेरा बहुत साथ देते हैं। और शायद आज मैं ऐसे समझिएगा कि मरने के बाद आज ज़िंदा हूँ, बिल्कुल ख़त्म हो गया था यार सब कुछ, और आज फिर से सब कुछ मेरे पास है मेरे भोलेनाथ की वजह से। और यहाँ पे देखो एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो जय भोलेनाथ। सावन चल रहे हैं यार, भोलेनाथ को एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ओम नमः शिवाय या जय भोलेनाथ। देखो यहाँ पे दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, कहाँ पर है भाई बताइएगा। तो प्रश्न का जो जवाब है वो आपका हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो कोलकाता में कौन सा है बताओ? कोलकाता में याद हो आपको सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ है? वो आपका कोलकाता में है। दिल्ली में आपका आईजी है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आईजी है ना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मैं पूछ रहा हूँ लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है बताओ? लखनऊ में, तो लखनऊ में अमौसी है। कौन सा है? अमौसी हवाई अड्डा, अमौसी। तो अमौसी अब भी आप याद रखेंगे, हो सकता है कि पूछ लिया जाए यार। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है और दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, है ना। 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी लगा दो, बिल्कुल सही जवाब। और देखो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाते हो ना? 5 सितंबर को क्या मनाते हो? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हो, ठीक है। शिक्षक दिवस, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस मनाते हो। और मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे, मैंने क्या ये 7 अगस्त नहीं 5 अगस्त लिखा, वो सॉरी 5 सितंबर लिखा होगा, 5 सितंबर, 7 सितंबर नहीं 5 सितंबर, ठीक है। और 5 अक्टूबर को क्या मनाते हो? तो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हो, याद रखना इस बात को, है ना। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हो, वायुसेना दिवस मनाते हो, तो ये भी आप याद रखना। और देखो 7 अप्रैल को क्या मनाते हो पता है? 7 अप्रैल को तो क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं स्वास्थ्य कर रहा था कि क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, तो इसको भी याद रखोगे यार। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे बताओ? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ना दोस्त, वो हो जाएगा जयंत चौधरी, ऑप्शन सी बिल्कुल और राइट जवाब हो जाएगा। देखो दोस्त ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें आप नोट करते हुए चलना है। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोल दिया है कि आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, या फिर किसी ने पहले ही टाइप किया हो, मुझे किसी भी वीडियो में आप देख लेना, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मैंने शेयर किया होगा और वहाँ से आप क्या करेंगे तुरंत ज्वाइन कर लेना, जो कि आप बिल्कुल फ्री करेंगे और फ्री आपको पीडीएफ मिलेगी। क्योंकि मैं भी यार गरीब फैमिली से हूँ, मैं भी आर्मी की तैयारी करने वाला बंदा हूँ। मुझे पता है कि हमारे 90% जो भाई बहन हैं आर्मी या फोर्स की तैयारी करते हैं मिडिल फैमिली या गरीब फैमिली से आते हैं। और मैं भी आपकी कैटेगरी का यार हूँ, और आप यार मेरा सपोर्ट करिएगा यार थोड़ा सा, एक बार यार लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना यार, थोड़ा सा शेयर कर दोगे ना तो बहुत हेल्प हो जाएगी। हो सकता है कि लाइव क्लास मैं आपको देने लग जाऊँ, डाटा मेरे पास, डाटा के लिए पैसे पूजने लग जाएँ, ठीक है। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना ये आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर है। अगर आपको श्रीनगर भी लिखा हुआ मिल जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। श्रीनगर किसने बसाया था पता है आपको? अशोक ने बसाया था। किसने? अशोक ने बसाया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करी थी। तो ये आप सम्राट अशोक को भी याद रखेंगे क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम भी दे रखा है। सिक्किम में बताओ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सिक्किम कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? कंचनजंगा। और आपका यहाँ पे असम दे रखा है, असम। तो असम में आपका कौन सा है? काजीरंगा है ना, कंचनजंगा, ये कंचनजंगा है, हाँ यहाँ पे काजीरंगा है।
तो असम में आपका काजीरंगा है, तो ये भी आप याद रखेंगे। गुजरात में आपका गिर नेशनल पार्क है, ये भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, वो भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं, किस तिथि को, तो किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं, तो याद रखना 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैंने पीडीएफ के लिए आपको बता दिया है कि आप चैनल को खोल लेंगे, अगर चैनल खोलना आता है, कैसे क्लास देख रहे हो ना, जीके जीएस ऐसा यहाँ पे जहाँ पे ये ऐसा बना होगा, वहाँ पे 4 पॉइंट कुछ के लिखा हो, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, खुलेगा चैनल, वहाँ पे लिखा होगा देसी फ्रॉम गाँव वाला, वहाँ पे देखना एक लिंक लगा होगा, वो लिंक टेलीग्राम और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मैं जो पहले तैयारी कर रहा था वो मैं वहाँ पे पहले मैं भी वीडियो डालता रहता था यार। अब क्या बताऊँ, बुढ़ापा आ गया है मुझ पे और अब मैं पढ़ाई करता हूँ बस। अब अभी रनिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट कर दूंगा, बस थोड़ा सा और समय यार। देखो यहाँ पे दिया है सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है, तो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून है, बरुड़ बोलते हो ना, ऑप्शन ए। और देखो सूर्य के सबसे नज़दीक जो है वो है बुध, सूर्य के सबसे नज़दीक। और मैं आपको बताऊं सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन और सबसे गर्म ग्रह ये आपका सब शुक्र है, इसको भी याद रखना। सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति है, जिसका कलर पीला है, ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। और ये पता है ये 12 वर्ष में पूरी परिक्रमा को करता है। अर्जेक्ट अगर लिखा हुआ मिलेगा, करेक्ट लिखा हुआ तो 11.86 11.86 वर्ष लिखा होगा या फिर 12 वर्ष में कर पाता है। और ये जो बुध है ना, ये 88 दिनों में परिक्रमा को कर लेता है सूर्य के, ठीक है। और देखो दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है, पहला तो ये बृहस्पति हो गया आपका, दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है शनि। कौन सा है? शनि ग्रह है, जिसका कलर है काला। कैसा है? काला कलर है। तो इसको भी आप याद रखेंगे दोस्त, है ना। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक इसलिए करता हुआ चलता हूँ कि पढ़ते पढ़ते ना बिल्कुल बोरियत नहीं होनी चाहिए, फुल मस्ती के साथ में पढ़ना है ना, तभी यार मज़ा आता है और समझ भी आता है। और अगर याद करना है तो लिख लो और जब पीडीएफ मिलेगी आपको, पीडीएफ जब मैं दूंगा तो वहाँ से आप अपना टेस्ट दे देना, देखना कि कितना आप एक पेपर पे लिखना है क्वेश्चन और देखना कितने सही जवाब दे रहे हो। तो यहाँ दिया है पृथ्वी की ऊपरी परत भूपरपट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? भूपरपट्टी, पृथ्वी की ऊपरी परत भूपरपट्टी होती है, जिसमें किस तत्व की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है? तो याद रखना वो होती है ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की होती है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने प्रतिशत होती है, क्या आपको पता है? नहीं, याद रखना 46.6% होती है। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ दूसरा अगर पूछेगा तो एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम कितना प्रतिशत होता है? तो याद रखना 8% होता है। कितना? 8% होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, पहले नंबर और दूसरे नंबर को। हो सकता है यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए। और वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वो 21% है और नाइट्रोजन 78% है, उसको भी याद रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है खनिज तेल व कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल व कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना अपसादी चट्टानों में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और कहते हैं कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। और कंटिन्यू बने रहोगे तो सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो दिया है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। पता है 3 के 3 यहाँ पे आपको दे रखे हैं। विश्व का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा, ठीक है। तो विश्व का आपका सहारा हो जाएगा, एशिया का गोबी मरुस्थल और भारत का आपका थार मरुस्थल। ये देखो याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आ सकता है पेपर के अंदर। और देखो बने रहो 50 तक, मैं बता दूं कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर क्लास में आपको 50 तक जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब इंपॉर्टेंट होंगे। विश्व का सबसे बड़ा पर्याय द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा पर्याय द्वीप कौन सा है बताओ? तो अरब पर्याय द्वीप है। कौन सा? अरब पर्याय द्वीप। और सुंदरवन का जो डेल्टा है, सुंदरवन का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या? वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो वो भी आप याद रखेंगे। सॉरी। और मैं आपको बता दूं ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है,
ये डेल्टा जो है सुंदरवन का गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये आप याद रखेंगे। और अरब पर्याय द्वीप विश्व का सबसे बड़ा पर्याय द्वीप है। और अगर मैं यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछ देता हूँ कि सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है, सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है, क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं पता है तो नोट करो एंडीज। कौन सी है? एंडीज। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ एंडीज। एंडीज सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब। ये आपके करंट का क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे आपका 25,000 ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो पूर्व का मैनचेस्टर तो ओसाका को कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत के पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। भारत के पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, भारत का। तो ये भी आप याद रखें और विश्व का आपका ओसाका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता, तो वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो मापने वाला आपका यंत्र जो है वो होगा हाइग्रोमीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपने सही जवाब लगा दिया होगा। लैक्टोमीटर का काम क्या होता है बताओ? ये दूध की शुद्धता को नापता है, दूध की शुद्धता को नापता है, ये आप याद रखेंगे। थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर को नापता है ना थर्मामीटर भाई, तभी तो हम बताते हैं हमें कितना फीवर आ रहा है ना। और देखो हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर और आपका और यहाँ पे कौन सा मीटर बच रहा है अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो जैसे ही याद आता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे आप इसका कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब करिएगा, ठीक है, फटाफट जवाब करिएगा। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपका जवाब आ रहा है सभी का। तो देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो आपका नीलगिरी हो जाएगा। कौन सा? नीलगिरी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं यहाँ पे ये देखने के लिए थोड़ा सा रुका था कि क्लास कितने मिनट की हुई है, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है कि 30 से 35 मिनट के अंदर क्लास को ख़त्म करना है, ताकि आप कम समय में और ज़्यादा क्वेश्चनों को देख पाएँ। तो यहाँ पे दिया है नारायण घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? नारायण घाट जो है वो किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना गुलजारी लाल नंदा जी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो चौधरी चरण सिंह, इनका तो याद ही रखना, ये किसान घाट, किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल का नाम है। जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल का नाम बताइएगा। चलिए जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल का नाम बताइएगा। तो याद रखना वो है शांतिवन। क्या है? शांतिवन। तो ये भी आप याद रखेंगे ना। और इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम तो मैंने याद ही करा दिया है, महिला थी वो और महिला शक्ति, तो मतलब कि शक्ति घाट जो है वो इंदिरा गांधी जी से संबंधित हो गया। और राजीव गांधी जी मतलब वीर थे तो वीर घाट हो गया। और देखो महात्मा गांधी जी राज कर रहे हैं नोटों के ऊपर, तो याद रखना राजघाट हो गया, है ना। क्या बचा है? और चैत्रभूमि, चैत्रभूमि मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बताया था, आपको बताया था ना। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे यार। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो याद रखना यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो आपने कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। 5 सेकंड में दे देता हूँ आपको कमेंट बॉक्स में जवाब करने के लिए। तो यहाँ पे याद रखना महानिष्क्रमण, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। और धर्मचक्र परिवर्तन जो है वो बताइएगा किससे संबंधित है? तो उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था ना, पहला उपदेश, वो उसका जो प्रतीक है वो धर्मचक्र परिवर्तन है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप बताइएगा, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखना स्मृति मंधावा, स्मृति मंधावा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जब मैंने झूलन गोस्वामी को देखा, इन्हें पता है इनका एक इन्हें नाम दिया गया था चकता एक्सप्रेस। चकता एक्सप्रेस के नाम से कौन जाना जाता है? झूलन गोस्वामी। जैसे कि हमारे फ्लाइंग सिख
के नाम से कौन जाना जाता था? जो हमारे लेजेंड हैं, जो हमारे गुरु हैं, जिनको देख के वाकई में मैंने लगभग 6 साल बहुत ज़्यादा रेस लगाई, बहुत ज़्यादा दौड़ा। टोटल कैरियर तो मैंने 11 साल बहुत रनिंग करी है। कक्षा 6 से मैंने रनिंग स्टार्ट किया था। उनका नाम है मिल्खा सिंह जी। मिल्खा सिंह जी, श्रीमान मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। और इन्हें ये आयूब खान ने पदवी दी थी, कहाँ पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में दी थी ना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो वो कौन था भाई? यहाँ पे क्या होगा आपका सही जवाब? तो याद रखना वो था लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे और राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती दल, आप बताइएगा। ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि शायद पहली बार इस क्वेश्चन का एनकाउंटर कर रहे हो हम लोग, है ना? पहली बार पढ़ रहे हो। एनकाउंटर का मतलब है पढ़ना, ठीक है? अपनी अपनी भाषा में अपना अपना मतलब है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने पता है इसका गठन कब किया था? तो इसका गठन जो है वो किया था 1930 से 1931, 1930-31 में इसका गठन किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कई बार बता चुका हूँ मैं, किन के बीच हुआ था ये भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो, पूना समझौता बेटा हुआ था 24 सितंबर 1932, ऑप्शन ए। 24 सितंबर 1932 में हुआ था। और ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, ठीक है? अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, जो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। कौन आया था? हेमसांग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और हर्षवर्धन के काल में तो आया था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बताओ कौन था? क्या बाणभट्ट जी थे? और बाणभट्ट जी की एक रचना है जिसका नाम है हर्षचरित। क्या है? हर्षचरित। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है। और देखो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। और आप भी अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक वाला, जितने भी मेरे नए पुराने दोस्त जुड़े हुए हैं, लाइक वाला बटन ज़रूर प्रेस करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा यार स्टेटस वगैरह लगा देना यार, वायरल करा दो यार प्लीज़, ये क्लास वायरल करा दो ये। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्लास की स्टार्टिंग में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ, लेकिन बाद में मैं आप सिर्फ 2 मिनट लूँगा आपके। इम्पोर्टेंट बहुत कीमती समय है ये आपका, मुझे पता है। और आप सभी क्या करेंगे, एक बार बस लाइक शेयर और इसको वायरल कराएंगे दोस्त। तो मिलते हैं अपने सभी दोस्तों से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।